ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में बेटा केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। काफी अच्छी वेटेज है इसकी, 9% के आसपास, मतलब ओवरऑल इसकी वेटेज है, ठीक है, लेसन की। और यहाँ पर हम पीवाईक्यू करने वाले हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी टॉपिक आपके सामने आएगा उसकी थ्योरेटिकल भी हम वो कर लेंगे, ठीक है। रीकैप की बात करें तो पिछले हमने क्या किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले लेसन किया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे फॉर्मूलाज थे लास्ट चैप्टर में, ठीक है। कुछ और फॉर्मूलाज के लिए मैंने बोला था कि एनसीईआरटी से हेल्प लीजिएगा, तो आप एनसीईआरटी को भी करनी है, वो कंप्लीट करनी है। जिन्होंने कर रखी दोबारा से कर लो। 10 क्वेश्चन डेली देखना, एनसीईआरटी पे हल्का हल्का सॉल्व करना, इट्स इजी कास्ट जॉब है ना। और ज्यादा 10 क्वेश्चन को मतलब 20 से 30 मिनट, 30 मिनट मैक्सिमम, 3 मिनट में एक क्वेश्चन लगा सकते हो बड़े आराम से, है ना। जरूर कीजिएगा उसको। और जो हमने कर रखे हैं वो तो करने ही करने हैं, वो आपको फिंगर टिप्स पे उनका थ्योरेटिकल पोर्शन आना चाहिए। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है। देखिए, वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग एक बड़ा लेसन है ना। उसमें कुछ टॉपिक बहुत छोटे हैं, सिंपल हैं, जो जनरल केमिस्ट्री में यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करने हैं, है ना, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, चार्ज कैसे बनेगा, डाइपोल मोमेंट कैसे होगी, वो हर जगह यूज होती है डाइपोल मोमेंट। तो वो वाले क्वेश्चन बहुत, मतलब यूं नहीं है कि वो बहुत ब्रॉड लेवल पर हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो ज्यादा हो जाते हैं। हम उनमें जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं वो वाले टॉपिक तो करने वाले हैं, प्लस एनसीईआरटी आपको करना होगा, ठीक है। उसके अलावा जो थ्योरी बच जाए, फिर भी थ्योरियां बच जाती हैं, ये आपको भी पता है। पीवाईक्यू में भी थ्योरीज बच जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बच गई वो बाद में कभी कवर करना, लेकिन एनसीईआरटी और पीवाईक्यू पहले कवर करना। इसके बाद इनका सारा पैटर्न फॉलो करो। सर, जिसने एनसीईआरटी कर रखी है वो पीवाईक्यूज कर ले। हाँ, डायरेक्ट पीवाईक्यू कर सकते हो। अगर आपको एनसीईआरटी आती है, सारे क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, तो एक बार ना आंखों के आगे से निकाल लो, और जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे स्टार लगा लो कि इसमें कुछ अलग पैटर्न फॉलो हो रहा है, उनको स्टार से, है ना। एनसीईआरटी सारी आती है, तो अगर आप कोई क्वेश्चन भूल रहे हो तो एक बार रिवाइज करने में कुछ नहीं जाता, फिर तो आपका आधे घंटे में रिवाइज हो जाएंगे यार सारे के सारे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो, देखो, समझो इसमें क्या क्या होता है। अच्छा, ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, हो गया, आगे बढ़ो। अगर कोई क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में नहीं आया कि इसमें क्या करना है, उस क्वेश्चन को लिख के कर लो और उस पर स्टार लगा दो कि ये क्वेश्चन आते हुए भी नहीं आया, है ना, वैसे करके। तो वो जल्दी रिवाइज हो जाए। रिवीजन करना बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मुश्किल आती है। देखो भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ आयन। सर, इसमें लिथियम जहाँ पे भी है उसे हटा दो, क्योंकि लिथियम छोटा है। 3 ऑप्शन में तो लिथियम ही है ना, बिल्कुल। देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन में 9 होते हैं, नेगेटिव है, 10 आ गए। लिथियम में 3 होते हैं, 1 गया, 2 रह गए। इसमें 2, इसमें 9, इसमें 10। सोडियम में 11 होते हैं, 10 रह गए, पॉजिटिव है। मैग्नीशियम में 12 होते हैं, 10 रह गए। तो सारे अलग अलग है। N3 में नाइट्रोजन में 7 या 21, 1 नेगेटिव है, 22 हो गए। लिथियम में 2। सर, 7 + 3 10 होंगे ना सर? अरे N3 सोच रहा था मैं उसे, ठीक है 3 नेगेटिव है, मुझे लगा N3 और 1 नेगेटिव है, ठीक है ना, 10 ही होंगे, बिल्कुल राइट। तो आगे देखिए भाई, इसमें कितने आएंगे, 7 और 3 10, ठीक है। इसमें 10 होंगे, इसमें कितना आएंगे, 2 आएंगे, इसमें 10 आएंगे। ऑक्सीजन में 8 और 2 10। तो यहाँ लिथियम भाई जहां पर भी है 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 आएंगे, 10 आएंगे, तो अपने आप ही अलग हो गए, 10 आएंगे, 10 आएंगे, है ना। नेक्स्ट, फ्लोरीन में कितने होते हैं भाई, 9 होते हैं ना, 10 होंगे, ऊपर भी 10, ठीक है। यहाँ N3 में 10, O2 में 10, फ्लोरीन में 10, सोडियम में 10, ठीक है। तो लास्ट वाला ये है, यानी 3 लिथियम जिसमें भी है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन और बाकी सब में 2 से ज्यादा है, तो डेफिनेटली सीधा क्या हो जाते हैं, रिड्यूस। क्लियर है बेटा, आसान था क्वेश्चन। यस सर, मेंस यस सर, याद है। 2019 में मेंस में तो देखते ही होने वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सच में आते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं सर, ये एनसीईआरटी में भी है सर। एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी का 70% एनसीईआरटी जैसे क्वेश्चन आते हैं मेंस में, 70%, इट्स द नंबर 70%, ठीक है। 30% मेंस में और एडवांस में अलग चीजें आती हैं, अलग थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो 70% तो एनसीईआरटी, इसलिए बोलता हूं एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं हर कीमत पर। फिर आप एडवांस मेंस करेंगे तो आपको लगेगा सारे क्वेश्चन आते हैं, 1-2 टॉपिक अलग मिलेंगे, 1-2 आपको कॉन्सेप्ट अलग मिलेंगे, वो हम ऑन द स्पॉट कर लेंगे। अगर नहीं किए हुए तो रिवाइज कर लेंगे, ध्यान नहीं है तो, है ना। तो वो एक ही काम है। Which of the following compound contain no covalent bond? किन में कोवेलेंट बॉन्ड है ही नहीं, तो आयनिक ढूंढने हैं ना। यस सर, H2SO4 आयनिक, PH3 कोवेलेंट होता है, O2 कोवेलेंट होता है, B2H6 ये भी कोवेलेंट है,
सर Clear लेकिन है? एक भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं Yes, होना sir. चाहिए ना। S2SO4 में, SO4 में शायद कोवेलेंट बॉन्ड होगा, नो कोवेलेंट बॉन्ड्स जिसमें नहीं है, यही तो ढूंढने हैं। लेकिन H2SO4 में SO4 में शायद हो सकते हैं ना कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा आप ऐसे सोच Yes, रहे हो sir. क्या? सल्फर ऑक्सीजन में हो सकता है. फिर भाई फिर तो मुश्किल हो जाएगी, सही बात है। तो अब फिर देखो ऑप्शन सी ये वाला एक जवाब प्रॉब्लम है, निकालेंगे। अब ये एक प्रॉब्लम है कि किसने सोचा, ये किसने सोचा कि भाई इसमें SO4 का एग्जाम्पल भी हम लें ऑक्सीजन के साथ में, सल्फर में, या फिर सिर्फ हम H2 और O का एग्जाम्पल लें कि ये भाई SO4 नेगेटिव है, इसको एक अलग आयन ले दिया, हाइड्रोजन को अलग, या फिर सबको लें। तो ये डिपेंड करता है ना हमारी सोच पर या क्वेश्चन बनाने वाले पे, है ना। तो अब इसका तो आंसर ही बता सकता है ये कोवेलेंट रखता है कि नहीं। अगर कोई भी बॉन्ड उन्होंने पूछा तो फिर तो ये कोवेलेंट रखता है, ये भी कोवेलेंट रखता है, ये भी कोवेलेंट है, PH3 भी, सिर्फ KCl है जो कोवेलेंट नहीं रखता। ठीक है, तो PH3 का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, अच्छी बात ये है भाई, स्ट्रक्चर है PH3 का, क्या होता है स्ट्रक्चर इसका, फॉस्फोरस विद 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड होते हैं, ट्राई एंगुलर, नीचे ट्रायंगल बनता है, देखिए ट्रायंगल, और पिरामिडल, ऊपर पिरामिड बन रहा है, ट्राई एंगुलर पिरामिडल, TBP स्ट्रक्चर बोलेंगे क्या इसे, ट्राइएंगुलर पिरामिडल, टीपी। एक टीबी भी होता है बाई पिरामिडल, है ना, ये टीपी Yes, है, sir. ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और अगर मैं स्ट्रक्चर की जगह इसका अगर लोन पेयर को भी काउंट करता हूं तो क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। Yes, sir. तो टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, स्ट्रक्चर होगा ट्राइएंगुलर, ट्राइएंगुलर, 3 नीचे ट्रायंगल बन रहा है, पिरामिडल, पिरामिडल। ठीक है, पिरामिडल क्या होता है भाई, झोपड़ी की जैसा, नीचे एक बेस है, कम से कम ट्रायंगुलर बेस होगा, ऊपर झोपड़ी की तरह एक कॉर्नर से जुड़ जाएंगे, तो ये होता है ट्रायंगुलर पिरामिडल। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ये इस तरह से ट्रायंगुलर पिरामिडल जो है वो इसकी क्या होने वाली है, शेप होने वाली है, स्ट्रक्चर। ये इसके अंदर पीएच बॉन्ड, ये जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है, डेफिनेट सी बात है, आयनिक नहीं होता है ना। ऑक्सीजन में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, O2 का मॉलिक्यूल 2 लोन पेयर है, दोनों के पास डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन में। BH3 के अंदर ये बनाना बॉन्ड बनाता है भाई, ये बनाना बॉन्ड जैसा वो तो है ना? कोवेलेंट ही है सर। ठीक है, तो लेकिन बनाना बॉन्ड में ये वाला बॉन्ड तो क्या होता है, ये जो फिसलता रहता है, लेफ्ट टू राइट जाता है, सर इसमें एक Sir, ही 3 इलेक्ट्रॉन है सर, होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन. लेकिन ये BH वाले बॉन्ड कोवेलेंट होते हैं, तो Yes, यहाँ भी sir. कोवेलेंट है। ठीक है, फिर फर्दर B2H6 का इन्होंने यहाँ पर ये ऐसा भी दिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी दिखा रखा है, ये बनाना बॉन्ड दिखा रखा है, ये बनाना बॉन्ड शेप है। इसमें क्या होता है देखो, ये मान लो इसके साथ बॉन्ड है BH का और इधर से इसके साथ है, तो ये बॉन्ड खिसक के इधर चला जाता है, ये वाला बॉन्ड खिसक के इधर चला जाता है, ये इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो यानी ये पूरा ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही सेंटर होते हैं, है ना। लेकिन ये बनाना बॉन्ड में क्या होता है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक बोरोन, एक बोरोन, इन तीनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड बनाता है ये बात समझ में आ गई भाई, बनाना बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर। जनरली क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही सेंटर होते हैं, कैसे, Yes, sir. हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में है ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड, जनरल जो बॉन्ड होता है हमारा। लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड होता है बनाना बॉन्ड। यस, क्लियर है बेटा सबको? सर बनाना Yes, sir. बॉन्ड कब बनता है? कब बनता है, देखिए BH3 का मॉलिक्यूल लेते हैं, BH3, ठीक है, बोरोन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है बोरोन का, 5, 1s2, 2s2, 2p के अंदर कितना आएगा, 1। 1. अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाता है तो 1s2, सेकंड शेल पार्टिसिपेट करती है, 2s का 1 एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, कहाँ जाता है वो, 2px, 2py और 2pz, हम इनको एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, तो इन्हें एक्सपेंड करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ। ठीक है, तो ये 3 बॉन्ड बन गए, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा। अब 2pz जो है वो रह गया इसका वैकेंट, ये खाली रह गया। कोई भी एटम ये चाहता है कि अगर उसकी सेकंड शेल शुरू होगी तो सेकंड शेल पूरी भरी हो, कम से कम सब शेल तो पूरी भरी हो, इसकी 2p में 2 एटम्स तो आगे, तीसरा नहीं है, तभी इसी वजह से बॉन्डिंग करता है, या तो पूरी खाली हो या पूरी भरी हो, ये एटम्स इस वजह से एटम बॉन्डिंग करते हैं। यहाँ पर भी ये इसी वजह से बॉन्डिंग कर रहा था, लेकिन ना तो ये पूरी भरी ना पूरी खाली, और बॉन्ड भी जितने बनने थे बन गए, तो ये एक्सेप्ट कर सकता है एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, यानी H नेगेटिव या Cl नेगेटिव अगर मैं कहूं तो वो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, और इस तरह से बोरोन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. तो क्योंकि बोरोन पर नेगेटिव चार्ज, तो हम ये कह सकते हैं
BH3 और यहाँ Cl लगा दिया मैंने और बोरोन पर लग गया नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन पर था नेगेटिव, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बोरोन के खाली ऑर्बिटल में भेज दिया और फिर शेयर कर लिया, तो BH3Cl बन सकता है। क्यों? क्योंकि बोरोन के अंदर वो कैपेसिटी है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है, उसका ऑर्बिटल खाली है, एक एक्सेप्ट कर लिया, दूसरा क्लोरीन के साथ शेयर कर लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन भर गए, ऑर्बिटल भर गया। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम एक और आ जाती है, उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। कोई भी एटम नेगेटिव चार्ज भी नहीं चाहता और कोई भी एटम अपना वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं चाहता। ये क्लियर है सबको? तो Yes, sir. इसलिए ये बना भी लेता है और फिर थोड़े देर बाद तोड़ भी देता है। समझ में आया? तो ये हमारे लिए फ्लेक्सिबल हो गया, एक हिसाब से इसका फायदा उठाया जा सकता है। तो BH3 की जगह AlCl3, एल्यूमिनियम बोरोन फैमिली में आता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, थैलियम, याद होगा सबको? यस यस सर, बैगन, गाजर, इनके आलू, गाजर, गैलियम, इंडियम, थैलियम होता है, इंडियम, गैलियम, थैलियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनका 2p, बोरोन का 2p खाली है, 2p का एक ऑर्बिटल, उसका क्या होगा 3p का खाली होगा, उस नेक्स्ट वाले का 4p का, तो एल्यूमिनियम में 3p खाली होता है। तो AlCl3 फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन करवाता है, क्योंकि क्लोरीन का नेगेटिव आयन वो एक्सेप्ट कर लेता है Cl2 में से, क्लोरीन का एक पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन बना देता है। ये पता है ना सबको? Yes, हमने sir. रिसेंटली किया था। तो इस वजह से वो क्या काम करता है अभी, लेविस एसिड एसिड का काम। एसिड का तो बोरोन फैमिली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं इसमें, और वो लेविस एसिड का काम करता है इसी वजह से। तो अब बात करते हैं कि अगर इसको कोई और ना मिले तो, अब बात क्वेश्चन ये था कि भाई ये बनाना बॉन्ड क्यों बनाएगा, तो इसको कोई नहीं मिला, सोचो, ठीक है, बोरोन को कोई और मिला नहीं, तो ये कहता भाई हम दोनों भाई हैं, हम ही भाईचारा कर लेते हैं, कोई और तो फंस नहीं रहा मुर्गा, तो इनको तो कोई ना कोई चाहिए था। तो ये क्या करता है, मान लो कि इसके साथ 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए, ठीक है, एक बोरोन मैंने ऐसे बना दिया, दूसरा BH3 और मैंने बना दिया, और ये इसका एक हाइड्रोजन, थोड़ा डायग्राम अच्छे से अपने आप अरेंज हो जाते हैं ये, तो हमें तो याद करना है कि ये ऐसे बना रहा हो ऐसे। अब इसका एक ऑर्बिटल खाली है, बिल्कुल, इसका एक ऑर्बिटल इधर से खाली है, तो ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, अब ये इधर जाएगा तो दूसरा इधर आ जाएगा, तो इस वजह से ना ये चलता रहेगा, मतलब इनमें ये वाले इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहेंगे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इधर भी ऐसे ही, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो इसलिए बनाना की शेप की क्या बन जाती है, इस तरह की बनाना शेप बन जाती है, जिसमें बीच में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और वो वाले इलेक्ट्रॉन ऐसे लेफ्ट राइट घूमते रहते हैं, इसीलिए इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं। अब इससे क्या फायदा, इससे बोरोन को ऐसा फीलिंग आती है कि ये ऑर्बिटल खाली नहीं है तेरा, ये कभी कभी इधर आते हैं, तो ये थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस सेटिस्फाइड होता है, इधर वाला भी खाली नहीं है, कभी जब ये इधर आएगा तो इसमें नेगेटिव आएगा तो ये इधर भाग जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव भी अटेन नहीं करना चाहता। तो फालतू में यूं समझ लो, एक गर्म कोयला मैंने आपको हाथ में पकड़ा दिया, आप कभी इस हाथ में कभी उस हाथ में कभी इस हाथ में, तो क्या गर्म लगेगा क्या? कम लगेगा, लेकिन हाँ जल तो रहेंगे। मतलब आप उसे होल्ड कर पाओगे ना, यू कैन होल्ड दैट ऑन दैट टाइम, Yes. बहुत कम समय कुछ टाइम के लिए तो हाँ सर। हाँ, हाइड्रोजन बेचारा फंस जाता है कुछ टाइम का, काफी देर तक रख सकते हो भाई, अगर थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो, है ना? सर थकेंगे नहीं सर? यार अब मैं सारा दिन रखने के लिए थोड़ा कह रहा हूँ, कमाल कर लो। भावनाओं को समझना दो। पूरी निकालते हैं, पूरी निकालते है। हैं तो हाथ में लेते हैं। ये अब देखिए, ये काम एटम्स में ये काम सारा दिन चलता है 24/7, ठीक है, 24 घंटे 7 दिन लगातार, जब तक ये एग्जिस्ट करेगा। लेकिन क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, तो BH3 जो है वो B2H6 की फॉर्म में रहता जरूर है, बट इसके साथ कोई दूसरा आ गया ना, उसी टाइम ये अपना बॉन्ड दूसरे के साथ बनाना पसंद करेगा, क्योंकि इसे पता है कि यहाँ तो अनस्टेबिलिटी है, यहाँ तो बार बार कोयला लेफ्ट राइट लेके जाना है। जैसे हम लोग क्या करते थे जब बचपन में, आप लोगों ने गाँव में शायद रहे नहीं होंगे, हो सकता है रहे भी हो, ठीक है, हम लोग बचपन में क्या किया करते थे बेटा, बचपन में जब एक चूल्हे से दूसरे चूल्हे में आग लेके जाते थे हम, आग, तो हमेशा चिमटा पकड़ने वाला, जो चिमटा होता है ना आग को पकड़ने वाला लोहे वाला, हमेशा वो अवेलेबल नहीं होता था, और हम बच्चे होते थे, हम क्या करते थे कि अपनी अलग से एक लकड़ियों की अपनी अलग से एक आग जला लेते थे सर्दियों में, ताकि हम सेक सके, बच्चे भी, है ना। तो वो क्या करते थे, चूल्हे से एक कोयला उठाते थे, जलता हुआ कोयला, अब उसको कभी इधर ऐसे ऐसे करके, ऊपर उसके राख होती थी, लेकिन अंदर से वो कोयला होता था, बट फिर भी वो हमें गर्म लगता था, हाथ भी छोटे होते थे, इतने बड़े नहीं थे हम लोग, तो हम ऐसे ऐसे करके उसको एक जगह से दूसरी जगह आराम से ट्रांसपोर्ट कर लेते थे। इवन अगर एक ही हाथ में होल्ड करते और वहीं पर पकड़े रहते तो हम उसे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे। ये वही कर रहा है, थोड़ी देर के लिए इसको रखे रखता, कोई दूसरा आ गया तो वो उसको ट्रांसफर कर देगा और बॉन्ड बना लेगा, तो इस वजह से बनाना बॉन्ड बनता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ये एक्चुअल में हम ये नहीं कह सकते कि ये असली वाला बॉन्ड है भाई, ये स्टेबल बॉन्ड तो नहीं है,
बट ये ना जुगाड़ है। तो बनाना बॉन्ड एक जुगाड़ है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटरों के बीच में घूम रहे हैं, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन 2 ही सेंटर्स के बीच में घूमते हैं। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि ये जुगाड़ है। ठीक है, एटम्स का जुगाड़, सिंपल सी बात है। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो भाई ये बनाना बॉन्ड बन रहा है, लेकिन बनाना बॉन्ड तो चलो ठीक है जैसा भी है, ये BH वाला एक तो पक्के, ये 2 बॉन्ड तो पक्के वाले बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी स्टेबिलिटी मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है। फिर H2SO4 के अंदर भाई इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड है। ऑल बॉन्ड्स बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम आर कोवेलेंट, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में सारे कोवेलेंट है, तो यानी ये इसको कोवेलेंट ही मान रहा, आयनिक नहीं मान रहा। तो KCl है अकेला, है ना, KCl Yes, ओनली sir. आयनिक है, जिसमें दोनों एटम अलग हो जाते हैं, बाकी सारे के सारे नॉर्मल है। सबके स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गई? ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है भाई H2SO4 का, Yes, पता है sir. सबको? इनके स्ट्रक्चर अब याद है। है। यस सर। क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमने इतनी थ्योरेटिकली पार्ट कर लिया, इसका मतलब क्या होगा, हम स्ट्रक्चर साथ में याद कर रहे हैं। बेनिफिट रिवाइज, जिसको याद नहीं है उसको याद हो जाएगा, जिसको भूल चुका है कोई उसका रिवाइज हो जाएगा, है ना, और उसके माइंड में छप जाएगा। मतलब क्वेश्चन सिर्फ ही नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना, अभी तो हमें क्वेश्चन सोल्व के साथ साथ बाकी कॉन्सेप्ट भी देखना है, लेकिन जब एग्जाम में देखोगे तो माइंड सेट अलग करके जाना कि फटाफट सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करना है, बाकी सब ये स्ट्रक्चर वक्चर बना के नहीं देखने हैं, है ना। क्लियर है? तो ऐसे करके माइंड सेट को बदलने की कोशिश करना, यूं नहीं है कि आप वहां जाके और एक क्वेश्चन पे 5-7 मिनट लगाओ और कहो लो भाई मजा आ गया, पेट सा भर गया, मैंने बिल्कुल सारा क्वेश्चन सोल्व कर दिया, और बाद में टाइम देखो कि 10 ही क्वेश्चन सोल्व हुए 3 घंटे में, है ना। ये मत करना। Yes, sir. सर ऐसा नहीं होगा सर। तो अप्रोच अलग होती है बेटा, उस अप्रोच के हिसाब से सब कुछ चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन द दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इनवर्स क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज, डिस्टेंस के इनवर्स क्यूब के, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये फोर्स है और वो 1 डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्स क्यूब, ये इसके इक्वल होती है। कौन सी फोर्स होती है ऐसी? तो भाई ये आपने 2-3 चीजें पढ़ी, 1/6 भी होती है, एक 1/3 भी होती है, R की पावर, एक 1/2 भी होती है। तो देखो यहाँ उन सबका बता रखा है, सिर्फ एक नहीं बताया हुआ, उसने क्वेश्चन तो एक पूछा था। आयन आयन इंटरेक्शन में 1/r² होता है। 2 आयन्स हैं, कौन से आयन्स हैं? जैसे हम नॉर्मल कौन सा आयन ले सकते हैं? Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। H पॉजिटिव, है ना, ये ले लेते हैं, आयनिक बॉन्ड है ये, ठीक है। इनके बीच में 1/r, r का स्क्वायर, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इसकी फोर्स निकालनी है तो मैं कह सकता हूँ इक्वल टू, यहाँ अगर मैं k लगा दूं और ये r² लगा सकता हूँ, ठीक है। किसके लिए? HCl जैसे मॉलिक्यूल के लिए। अगर डाइपोल और आयन हो तो भाई डाइपोल क्या होता है पता है? Yes, sir. सर पता है सर। वाटर का एग्जांपल ले लें, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, हाइड्रोजन होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये तो है डाइपोल। और आयन कोई पर्टिकुलर आयन है, तो मैं यहाँ पर H पॉजिटिव आयन या क्लोरीन नेगेटिव आयन, मान लो क्लोरीन नेगेटिव आयन ले लेता हूँ, तो ये नेगेटिव आयन इस हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा नहीं लग रहा कुछ, और उसी के फॉर्मूले जैसा लग रहा है सर। बेटा मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है ये, जितनी भी फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, आयन आयन, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, लंदन और डिस्पर्शन फोर्सेस, ये सब की सब फोर्सेस जो हैं वो क्या होती हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होती हैं, स्लाइटली सर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। मतलब इनके फॉर्मूले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से जैसे मतलब डिराइव हो रहे हाँ, हैं। फॉर्मूला भी वैसे से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनके डेप्थ में जाओगे तो फॉर्मूला वहीं से बना है। केमिस्ट्री में तो हम ऊपर ऊपर से उठाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला वहीं से बना। तो अगर ये वाली फोर्स है, इसको बोलते हैं आयन डाइपोल, दिस वन इज डाइपोल। डाइपोल क्या होता है कोई बताएगा मेरे को? सर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो भी सेम मैग्नीट्यूड के, और Yes, वो दोनों आप जो चार्ज होते हैं ना सेपरेट होते हैं किसी डिस्टेंस से। कुछ डिस्टेंस पे से डाइपोल, सेपरेटेड होते हैं। डाइपोल का मतलब, डाई का मतलब 2 है, ठीक है, और पोल का मतलब होता है 2 पिलर, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पिलर, पॉजिटिव और नेगेटिव पिलर, ठीक है। 2 पिलर हैं, एक पॉजिटिव पिलर एक नेगेटिव पिलर है सेम मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव आ रहा है, तो डाइपोल बन रहा है। और ये परमानेंट आयन है, एक ही नेगेटिव चार्ज है, इसमें डाइपोल नहीं है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जब इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको डाइपोल आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, 1/r3 की इक्वल होता है, यानी पहले वाली ज्यादा थी आयन आयन की, है ना, 2 आयन्स, 2 अपोजिट आयन लेना, ये याद रख लेना। KCl जैसा आयन ले सकते हो, HCl की जगह KCl लो, K पर पॉजिटिव, Cl पर नेगेटिव, क्योंकि HCl भी डाइपोल है ना, कि वो आयन हम कह सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या है? ये फोर्स है डायरेक्टली 1/r², सॉरी, है ना।
ये क्यूब के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो लंदन और डिस्पर्शन फोर्स ये किसके इक्वल होती हैं, 1/r6 के। और डाइपोल सर एक बार डाइपोल लंदन फोर्स बताना, शायद दिमाग से निकल रहा है। बताता हूँ, रुक जाओ। डाइपोल डाइपोल जो है यानी वाटर वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, वो डाइपोल डाइपोल फोर्स होती है, ठीक है। जैसे H2O स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, ठीक है। बट H2O का एग्जांपल नहीं लूंगा मैं, HCl का एग्जांपल लूंगा, क्योंकि H2O हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। दूसरा HCl स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। तो इन दोनों में डाइपोल है, जब ये दोनों डाइपोल डाइपोल, ये हो गई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल, ठीक है। क्लियर है भाई ये इंटरेक्शन? Yes, sir. दो पोलर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आयन डाइपोल, ये वाली आयन डाइपोल है, ये भी समझ में आ गई होगी। Yes, आयन sir. डाइपोल, एक परमानेंट आयन होता है और एक परमानेंट डाइपोल होता है, याद रखना है परमानेंट है, ठीक है। नेक्स्ट ऊपर वाला तो मैं रब कर देता हूँ। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, आयन आयन, ये दोनों आयन है, ठीक है। तो इसको आयन आयन कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, है ये। इसके बाद नेक्स्ट देखिए और कौन सा रह गया क्या, लंदन फोर्सेस डिस्पर्शन फोर्सेस, यही रह गया या कोई और भी रह गया, बोलो देखना। आयन आयन हो सर गया। वैन डर वाल फोर्स भी तो होता है। एक लंदन रह गया, सारी वंडरवाल के एग्जांपल चल रहे हैं बेटा, सर वंडरवॉल ही तो है ना अंदर की फोर्स। उनको वंडरवाल कहते हैं, सारी मिले जुले वंडरवाल है। इसमें आयन 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 डाइपोल डाइपोल डाइपोल, ये इंटरेक्शन जो है वंडरवाल इंटरेक्शन होती है, ठीक है। आगे देखिए लंदन फोर्सेस भी उसी के अंदर आती हैं। तो लंदन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्स क्या होती हैं? सर जो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती हैं। हाँ बिल्कुल सिंपल, मॉलिक्यूल या एटम जो भी होगा, ठीक है। या डिस्पर्शन फोर्स भी बोलते हैं इसको। मान लो कि आपके पास हीलियम का एटम है या कोई और मॉलिक्यूल लेते हैं, क्लोरीन क्लोरीन का ले लेते हैं, ठीक है। Cl2 मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम सकते हैं, ये क्लियर है ना सबको, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। अब एक दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं ऐसा ही, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे होते हैं, इस बॉन्ड के अंदर भी, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, कब आएंगे पास, मैं इसको ठंडा करूंगा, ठंडा करके इस पर प्रेशर डालूंगा, प्रेशर डालने के बाद ये पास आ जाएंगे, जब ये पास आएंगे मैं और ठंडा करूंगा, उस टाइम पर गलती से कभी ना कभी इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे डिस्टर्ब होगा, सपोज दैट कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थोड़े ज्यादा घूमने लग गए और यहाँ पर थोड़े कम घूम रहे हैं, तो ये हो गया स्लाइटली नेगेटिव, ये हो गया स्लाइटली पॉजिटिव, सेम एज इट इज। अब ये तो हो गया, ये बन गया डाइपोल, और इसको बोलते हैं मोमेंट्री डाइपोल। किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर मोमेंट्री डाइपोल, तो किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर ये डाइपोल बन जाता है। यस क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये गलती से बन गया, ये बन गया तो ये दूसरे वाले को अप्रोच करेगा, ठीक है। मतलब अब ये नेगेटिव यहाँ ज्यादा आ गया तो इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को ये भगा देगा यहाँ से, तो ये क्लोरीन भी क्या करेगा, ये क्लोरीन का क्लाउड भी अपने आप ऐसे डिस्पर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर भी स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, स्लाइटली नेगेटिव आ गया। तो इसको बोलेंगे इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब क्या होता है सर? जो बनाई गई, मतलब जो बन गई है अपने तो जो आप होती है लेकिन बन जाती किसी फैक्टर के। इंड्यूस करने का मतलब सुनिए, इंड्यूस का मतलब प्रेरित करना। कोई किसी को उंगली लगा रहा भाई कि ऐसे कर बन जाए ऐसे, तो प्रेरित किया गया। वो तो था मोमेंट्री, वो गलती से बन गया, और गलती से बने हुए डाइपोल ने इसको प्रेरित कर दिया, ये भी डाइपोल बन गया लेकिन इंड्यूस डाइपोल बना, इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो पहले क्या थे, दोनों नॉन पोलर थे, बाद में एक गलती से, क्योंकि प्रेशर व्रेशर डाल रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, वो ज्यादा पास आएगा तो ये कहीं ना कहीं इसके इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होंगे, जैसे डिस्टर्ब होते हैं वो दूसरे को बना देंगे, दूसरा तीसरे को बना देगा, तीसरा चौथे को। जैसे आपने देखा वो वाला एक छोटी सी बॉल घुमाते हैं, कई बार अपने वीडियो में देखा, वो बॉल घूमती है नीचे गिरती है और दूसरी चीज को ऑन कर देती है, फिर तीसरी को ऑन कर देती है, वो एक साइकिल चल पड़ता है ना, मतलब छोटी छोटी रिएक्शंस का। यहाँ भी वही हो रहा है, एक साइकिल चल पड़ेगा, एक दूसरे को बनाएगा, एक मोमेंट्री गलती से बन गया, दूसरा तीसरे को, एक की वजह से दूसरे इफेक्ट होते चले जाएंगे। हाँ इंड्यूस करते जाएंगे एक दूसरे को, और लास्टली एकदम से क्लोरीन गैस लिक्विड बन जाएगी। ये है प्रोसेस लिक्विड बनने। समझ में आ गया सबको? यस सर। है ना? तो ऐसे होती है ये कहानी अंदर की, है ना। क्लास के बाद में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बता देना। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ठीक है बेटा, बता दूंगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे होती है भाई, ये डाइपोल इंड्यूस डाइपोल आ गया, मोमेंट्री डाइपोल बन गया, है ना। तो ये दोनों अब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसे बोलते हैं लंदन और डिस्पर्शन फोर्स।
क्लियर है सबको? यस सर। तो दैट इज लंदन और डिस्पर्शन फोर्स में, ये है लंदन और डिस्पर्शन फोर्स जो इन दोनों के बीच में ऐसे लग रही है। अरे लंदन फोर्स लंदन में इन्वेंट हुआ था क्या? अरे लंदन एक नाम पर्सन का नाम था यार, इट्स नॉट ए प्लेस, एक पर्सन था जिसको लंदन कहा जाता है, ठीक है। हमें लगता है कि लंदन तो जगह का नाम है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा सबको? अब इन Yes. सब फोर्सेस की पावर दिखा रखी है, तो देखो लंदन या डिस्पर्शन फोर्स सबसे वीक होगी यार। क्यों वीक होगी, सोचिए जरा भाई। इसमें गलती से एक बन गया और उसने सबको बना दिया, बट दीज आर नॉट परमानेंट डाइपोल। अगर हमने इसका प्रेशर कम कर दिया और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा, ये फिर से गैस बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो इस वजह से इसको हम टेम्परेरी डाइपोल ही बोलते हैं। तो इनकी अट्रैक्शन तो कम होगी, ये तो बेचारे भागना चाहते हैं, तो इसलिए ये 1/r6, 1/r की पावर 6, इनका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसको 6 की पावर कर दो r की, और उससे डिवाइड करना है इस फोर्स को, तब फोर्स निकलेगी, मतलब बहुत कम फोर्स निकलेगी। डाइपोल डाइपोल ये परमानेंट डाइपोल है दोनों, HCl के बीच में, तो ये अच्छी फोर्स है, ठीक है। तो ये 1/3 आएगा r की पावर। फिर डाइपोल आयन डाइपोल, ये भी बिल्कुल सेम है, 1/3 आता है r की पावर। और फिर आयन आयन सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, एक आयन पॉजिटिव आयन, एक आयन नेगेटिव आयन, ये तो भाई बिल्कुल मैग्नेट की तरह, परमानेंट नेगेटिव परमानेंट पॉजिटिव, मैग्नेट की तरह एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए ये क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग, r स्क्वायर, 1/r²। दो जो है 1/r³ होती है, तभी सर सॉल्ट को तोड़ने में बहुत एनर्जी लगती है। 1/r6। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, यहां से अब ना देखो ये थ्योरी कंप्लीट हो रही है कि आपको अब सिर्फ इतना नहीं पता लगा, आपको ये सारी फोर्सेस भी पता लगी चारों चारों। अब एक बात आती है हाइड्रोजन बॉन्ड की। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स ही होता है, लेकिन वो स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है, और वो सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों के साथ जब हाइड्रोजन ऐड होता है और कोई ऐसा मॉलिक्यूल बन जाए जिसमें हाइड्रोजन भी हो और ये तीनों भी लगे हों, तब जो इनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है हम उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आ गया? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, है ना। फ्लोरीन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, या फिर नाइट्रोजन, ये तीनों बनाते हैं विद, क्योंकि नाम हाइड्रोजन बॉन्ड है, विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो पक्का होना चाहिए। अगर ये है और डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये लोग बना रहे हैं तो हम उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। कभी कभी क्योंकि इसको हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल डाइपोल फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग है डाइपोल डाइपोल फोर्स, ये इससे स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और ये लगभग बॉन्ड के, केमिकल बॉन्ड के बराबर इसकी एनर्जी होती है, तो इसलिए इंटरेक्शन था डाइपोल डाइपोल, बट इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्लोरीन दिखाता है किसी मॉलिक्यूल में, क्लोरीन बेटा देखो क्लोरीन का साइनाइड भी हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा देता है, ठीक है। और क्लोरीन भी दिखा सकता है अगर उसका अपोनेंट कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बैठा हो, जैसे बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा दो यार, है ना, और दूसरी तरफ से लगा दो HCl, तो HCl और क्लोरोबेंजीन में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, बिल्कुल। क्लोरीन उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है उसके साथ। ऐसा कुछ हो कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है क्लोरीन के साथ में, और फिर वो दूसरा मॉलिक्यूल HCl का, तो उसमें भी हो सकती है। ये समझ में आया? यस सर। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स आपको देखनी पड़ेगी किसमें, लेकिन जनरल मैंने बताया फ्लोरीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ये मॉलिक्यूल होगा, पक्का हाइड्रोजन जरूर मिलना चाहिए। अगर हाइड्रोजन नहीं मिल रहा तो फिर आप उसे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कह सकते, फिर डाइपोल डाइपोल ही रहेगा, और ये लगभग बॉन्ड के बराबर होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसके बहुत सारे वेरियस एग्जांपल्स हैं, NCERT में भी दिया हुआ है, लास्ट में है ये, ठीक है। इसके क्वेश्चन लास्ट का पेज है सर। और इसके क्वेश्चंस भी हैं, तो वो क्वेश्चंस भी कीजिए। आपका कोई डाउट आता है तो वो मेरे पास भेजिए, लेकिन मेन डेफिनेशन ये है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन हो चुका है ना, तो यहाँ पर हमने सारी फोर्सेज, मतलब इस लेसन की शुरुआत में था फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, तो वो हमने कर लिया। नेक्स्ट देखो भाई, नोडल प्लेन इन द पाई बॉन्ड ऑफ इथीन इज लोकेटेड इन द, अब देखो यहाँ नोडल प्लेन की बात, हमने कल ही नोड की बात की थी ना, अब नोडल प्लेन की बात कर रहे हैं कि नोडल प्लेन पाई बॉन्ड में कहाँ लोकेटेड होता है। फर्स्ट इसका वो है मोलिकुलर प्लेन वाला नोडल प्लेन होता है, प्लेन पैरेलल टू मोलिकुलर प्लेन, प्लेन परपेंडिकुलर टू मोलिकुलर प्लेन विद बाइसेक्ट द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एट राइट एंगल, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड को तोड़ रहे हो राइट एंगल पर, या फिर प्लेन परपेंडिकुलर होता है मोलिकुलर प्लेन के विच कंटेन्स कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, जिसके अंदर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। सोचो भाई नोबल क्या नोडल प्लेन कौन सा होगा? पाई बॉन्ड। स्ट्रक्चर देख के बोले तो डी।
डी, आपको डी लग रहा है, मतलब प्लेन परपेंडिकुलर होता है। नहीं सर, परपेंडिकुलर नहीं, मतलब जैसे कार्बन सिग्मा बॉन्ड की, मतलब मैंने परपेंडिकुलर पढ़ा नहीं सर। ठीक है, तो सर बताइए प्लेन में ही होना चाहिए जो प्लेन नहीं होना पहले। जहाँ पे प्लेन सिग्मा ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के प्लेन में होगा, हैंस मॉलिक्यूलर प्लेन इज द नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड। मॉलिक्यूलर प्लेन जो होता है वही नोडल प्लेन होता है पाई बॉन्ड का। मॉलिक्यूलर प्लेन बताओ कौन सा है यहाँ? ऑप्शन सर ए वो जो सर। नीचे स्क्वायर सा बना ऑप्शन रहता है। ए। पैरेलल टू मॉलिक्यूलर प्लेन, बिल्कुल, तो ऑप्शन बी नहीं है। सर बी पैरेलल है सर, पैरेलल तो नीचे भी हो सकता है ना। हाँ, पैरेलल नीचे ऊपर होगा तो मॉलिक्यूलर प्लेन होना चाहिए, तो वो ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, सही अब ये कैसे होता है जरा इसके बारे में कोई डिस्कस करेगा क्या? मैंने कल नोडल प्लेन्स आपको सिखाए थे। सर वहां पे नॉट बन सर गया ना, पाई बॉन्ड तो और नॉट पे परपेंडिकुलर है ना हमेशा प्लेन के। तो जिस प्लेन में सिग्मा बॉन्ड होगा वहां पे तो हमेशा कभी इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ही नहीं ना, तो परपेंडिकुलर होगा प्लेन के। कौन परपेंडिकुलर होगा? कौन परपेंडिकुलर होगा? सर पाई बॉन्ड्स। सिग्मा के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, हम बना के देखते हैं, देखो जरा। कार्बन, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, यहां पर बन रहा है पाई बॉन्ड। ठीक है, तो नोडल प्लेन हमें बताना भाई, तो वो किसके अंडर होगा? बाकी के हाइड्रोजन हम वो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, हम इनको काउंट नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ दिखा भी नहीं रहा, थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा आपको। ठीक है, अब जरा सोचिए इसका नोडल प्लेन क्या होना चाहिए? इन्होंने आंसर दे रखा, ध्यान से जहाँ पे पढ़ो। नॉट्स बन रहे हैं सर, सीधा सीधा मतलब हमें दिख रहा है सर पाई बॉन्ड्स के नॉट कहाँ पे है। और सर देखो क्या नॉट्स कह जिस रहे हैं। प्लेन में है, सर नॉट जिस प्लेन में है उस प्लेन को हम नॉर्डल प्लेन कंसीडर कर देते हैं। हाँ, यही यही ये वाला यही प्लेन है। सिंपल है यार, ध्यान से पढ़ो, पता नहीं आप लोग कितना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। देखो, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पाई ऑर्बिटल हुज लोब्स हैव मिनिमा इन द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। इनके प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल तो ये वाला है ना, जहां सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ पर देखो इसका लोब क्या है, ये लोब तो यहाँ पर जाके लगभग खत्म हो जाता है ना। पी ऑर्बिटल का लोब क्या होता है? यहाँ पर मिनिमम होता है, और यहीं पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो यही है मोलिकुलर प्लेन। तो मोलिकुलर प्लेन के अंदर पाई बॉन्ड जब बनेगा, मतलब ये जो चीज बनेगी, तो इस प्लेन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर मिनिमम इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी, तो नोड तो यही बनेगा। तो मैं इसको दूसरे तरीके से दिखाता हूँ, डबल बॉन्ड को, आपको बेटर फील होगा। देखिए, डबल बॉन्ड ऐसे दिखाते हैं, ये दिखाने वाला किसी ने देख रखा है ऐसे? यस सर, देख रखा है सर। देखा है ना? ठीक है, अब ये ऐसे क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये लोग, इन लोब्स का आपस में सिर भिड़ा हुआ होता है, इन लोब्स का भी आपस में सिर भिड़ा हुआ होता है। देखने में लगता है कि ये दूर है, हम दूर दिखाते हैं, बट इनका सिर भिड़ा हुआ होता है, तो नीचे की तरफ से तो खाली हो गई, तो हम इसलिए इसको कुछ ऐसा दिखाते हैं। तो ये है आपका पाई बॉन्ड। तो भाई पाई बॉन्ड का नोडल प्लेन जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगी, तो वो प्लेन कौन सा प्लेन है? ये वाला प्लेन होगा ना, ये वाला प्लेन, मोलिकुलर प्लेन। यस, यस यही मोलिकुलर प्लेन है। तो फिर कल आप लोगों ने जो मुझसे पूछा था वो रिवाइज नहीं किया क्या किसी ने? सर मैंने करा था, वही तो आपने जैसे नॉट्स बताए, तो वही तो बोला था जहाँ पे नॉड है, दोनों हाँ नॉट जहाँ पे है, उस बिल्कुल ठीक नॉट है, का प्लेन देखिए मेरी बात सुनिए, अब मैं क्या पूछ रहा हूँ पता है? मैं ये बोल रहा हूँ कि आंसर आपके सामने है, कल आपने थ्योरी की थी, लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन हो रही है और हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस, कि हम उसको प्रैक्टिस करें। क्योंकि आना, समझ आना एक अलग चीज है। मैं हमेशा एक टिपिकल एग्जांपल देता हूँ कि आपको समझ आ गई कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है, गियर, ब्रेक, रेस, हैंडल सब पता है, कैसे मुड़ेगी, कैसे गियर डलेगा, धीरे धीरे रेस देनी है, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, रोकनी हो तो ब्रेक दबानी है। ठीक है, रेस नहीं देनी, रेस छोड़कर ब्रेक दबानी है ना। और क्लच भी धीरे धीरे दबाइएगा जब गाड़ी स्लो होने लग जाए, तो ऑब्वियस है गाड़ी रुक जाएगी। रोकने का पता लग गया, चलाने का पता लग गया, तो क्या आप गाड़ी चला लोगे पहले दिन हाईवे पर 100 की नहीं स्पीड? सर, सर हाईवे में जल्दी उड़ाएंगे, उड़ा देंगे सर एक दो को। है ना, खुद उड़ जाओगे। हाँ सर। दूसरे का उड़ाना नहीं है, ये खुद का सत्यानाश। किसी ट्रक के नीचे बैठे होगे आराम से, है ना, रोड पे चिपक चुके होगे, फिर वो ना खुरपे लेकर और खुरचा जाएगा आपको, वैसा कुछ है ना। यस मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था और मैं, हम दोनों ने 10th पास की थी, तो हम दोनों साइकिल से जा रहे थे।
साइकिल से, ठीक है। हमारे पास साइकिल ही थी यार, मेरे दोस्त की साइकिल थी, मेरे पास तो वो भी नहीं थी। तो अब उसने देखा कि उधर से ट्रक आ रहा है, ठीक है। अब उसने अंदाजा लगाया कि भाई हम पार कर लेंगे, तो उसने साइकिल चलाई और ट्रक को पार कर गया। क्लियर है। सामने पुलिस वाले खड़े थे, अब हमें लगा हमारे पुलिस वाला क्या उखाड़ेंगे, ना हमारे पास कोई गाड़ी है ना बाइक है, तो हमारा क्या। उन्होंने हमें पकड़ लिया, बच्चे थे हम, तो 11वीं क्लास में थे, वैसे बच्चे तो क्या थे, है ना। तो उन्होंने हमें पकड़ लिया, तो पुलिस वाले कहते इधर आओ। कहते क्या कर रहे थे। तो मैंने कहा क्या कर रहे थे, हमने क्या करा भाई, मेरे समझ नहीं आया। मैं कहा अंकल जी हम तो कुछ नहीं कर रहे थे। कहता रोड पर ना, अभी अगर ट्रक ऊपर से चला जाता, कहता रोड पर खुरचा जाता तुम्हें, इतना चिपक चुके हो तो रोड से, है ना। Yes. तो हमने कहा, तो मेरा दोस्त कहता नहीं अंकल जी मुझे पता था कि मैं कर लूंगा क्रॉस। कहता बेटा तुझे पता था तू कर लेगा क्रॉस, लेकिन कई बार साइकिल का पैडल ना लगे, चैन उतर जाए, सोचो उन्होंने सही कहा था, चैन उतर जाए अचानक से, पैडल तो लगेगा नहीं, साइकिल पावरलेस, साइकिल में पावर नहीं है, और उधर से ट्रक आ रहा है, ट्रक वाले को भी लग रहा है ये पार कर जाएगा, ट्रक वाले की तो अचानक ब्रेक नहीं लगेगी, वो तो बहुत हैवी है, और हम लोग एकदम से उतर के भाग नहीं सकते, इतना भी नहीं होता पोटेंशियल, क्योंकि करीबी मामला था, समझ गए ना। इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा दूर हो ना चीज, सेफ जोन में चलिए। तो इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। तो वो मैं कह रहा था ना कि अगर बिना प्रैक्टिस के आप रोड पर चले गए तो सच में खुरचना पड़ेगा, है ना। समझ में आया सबको। सर Yes, sir. क्या है सर, थोड़ी सी ये हमारे साथ लाइव इंसिडेंट हुआ भाई, पुलिस वाले ने बोला था। सर इसी तरह ना उसमें भी होता है, रेलवे ट्रैक पे लोग फाटक पार करके जाते हैं, तब तक वो बीच में गाड़ी अटक जाती है। बस वही चीज देखो, वो अटक जाती है, किसी की अटकी वो एक अलग बात है, मेरे साथ तो लाइव हुआ, मैंने मतलब ऐसे मेरी गाड़ी अटकी नहीं थी हमारी, लेकिन पुलिस वालों ने बोला कि बेटा ऐसा होता है, साइकिल की चैन किसी भी टाइम उतर सकती है, तुम लोग जोर लगा के फटाफट रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो, तुमने उधर देखा ट्रक को और तुम चल पड़े साइकिल से, और अचानक से चैन उतर जाए और उधर से ट्रक वाला पास आ जाए, तुम्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। इट्स राइट यार, कई बार बाइक बंद हो जाए, भागने का मौका नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो Yes. इसलिए सेफ Yes, जोन sir. में ही जाना चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे समझदारी आती है, हम सेफ जोन में चलना शुरू कर देते हैं, तब हमें लगता है ये तो डरपोक है, अरे इस अंकल को तो डर ज्यादा लगता है। इट्स नॉट द फियर फैक्टर, इट्स द मैच्योरिटी, डिफरेंस है दोनों में। क्लियर है ना। Yes. क्योंकि एक्सीडेंट भी जवानों के ज्यादा होते हैं, मैंने कुछ वीडियोस ऐसे भी देखे थे यूट्यूब पे, आपने भी देखे होंगे, वो बच्चे क्या करते हैं, वो ट्रेन के ऊपर ऐसे लटक के, और वो पुल के ऊपर चल रहा है कोई, फिर वापस ट्रेन में चढ़ जाता है भाग के, देखा Yes. है ना। वो क्या है, ठीक है उस टाइम तो रील्स लगता है वगैरह बनाते हैं। जबरदस्त स्टंट किया उसने, स्टंट तो हो गया, लेकिन उस चक्कर में कई लोग मर चुके होते हैं, उन्हीं स्टंटों के चक्कर में कोई एक आधा बच जाता है, उससे भी छोटी सी गलती होगी तो वो गया। तो बंदर की गुलाटियां नहीं मारनी चाहिए, बी केयरफुल, है ना। हेलमेट यूज कीजिए, सेफ्टी यूज कीजिए, लाइक दैट, पहले प्रैक्टिस कीजिए। जब सब कुछ ये होता है, पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है, तो भाई यहाँ पर भी अभी आपका लर्निंग बना हुआ है, अभी इसको प्रैक्टिस करना है, समझ रहे हो ना, पक्का लाइसेंस नहीं मिला अभी। क्लियर है। Yes, sir. Yes, हर sir. चीज हमारी लाइफ से रिलेट करती है। आगे देखते हैं बेटा, अमंग्स द हाइड्रोजन, नहीं हाइड्रोजन नहीं, क्या है, वाटर, H2S, H2SC, H2TE, तो सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, क्या चीज है ये, ऑक्सीजन फैमिली है, सबके साथ हाइड्रोजन लगा दिया। वन विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज, H2O. सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पता है ना वाटर का होता है, H2 क्यों। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से. सर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और ऊपर से O छोटा भी होता है और S बहुत बड़ा, मतलब साइज नहीं कंपैरिजन नहीं भी नहीं कर नहीं सकते नहीं, हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, सर मेन फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होता है शायद. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द मेन रीजन, लेकिन उसके अलावा रीजन बताता हूँ, जैसे जैसे मोलर, मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी तो लगते हैं सर इसमें। हाँ बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ बेटा, सही कह रहे हो। जैसे जैसे मोलिक्यूलर मास बढ़ता है, मोलिक्यूलर मास बढ़ता है, जैसे ऑक्सीजन के बाद सल्फर, हाइड्रोजन तो सब में सेम है ना, उसको तो इग्नोर करो। तो ऑक्सीजन के बाद सल्फर का मास बढ़ गया, सल्फर के बाद सेलेनियम का, सेलेनियम का, टेल्यूरियम का, तो टेल्यूरियम का मास अगर बढ़ रहा है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो इसमें, वाटर में, तो टेल्यूरियम H2TE जो है वो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। व्हाई, क्योंकि इसका मोलर मास ज्यादा है। समझ में आ गया, Yes, sir. है ना। फिर उसके बाद सेलेनियम वाले का होगा, उसके बाद सल्फर वाले का होगा, और उसके बाद वाटर वाले का सबसे कम होना चाहिए। लेकिन ये ट्रेंड उल्टा हो जाता है, और ये ना पी ब्लॉक एलिमेंट में भी आता है, हम पी ब्लॉक एलिमेंट भी करने वाले हैं 2 लेक्चर लगा के, उसमें सारे ट्रेंड रट्टा मारने वाले जो एक्सेप्शन दिखाते हैं उनको रट्टा मारने वाले, वो 10-12 लाइनें हैं, वो मैं आपको डायरेक्टली 10-12 लाइनें करवा दूंगा, ठीक है। फिर वो लेसन खत्म, फिर आप कुछ भी Yes, करो sir. उसको।
उसके अंदर और कुछ है ही नहीं, वो लाइनें याद करो और उसकी प्रैक्टिस करो। कोई एक आधा हो सकता है और एक्सेप्शन मिल जाए तो वो प्रैक्टिस पर है, सीधी बात है ना। सर इसमें डाउट आया था हाँ बेटा बोलो। सर, जैसे टेरेलिरियम है तो अगर इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं होता तो इसे तोड़ने में ज्यादा समय क्यों लगता, क्योंकि मतलब इसका वेट ज्यादा है तो बॉन्ड बहुत लेट टूटता है। बताता हूँ, ठीक है मैं समझ गया, बताता हूँ। देखिए टेल्यूरियम हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन H2Te, ठीक है। अब इसका मोलर मास ज्यादा है, ठीक है, ये मैंने कढ़ाई में रख लिया, ठीक है। टेल्यूरियम का एक मॉलिक्यूल तो होगा ना, बहुत सारे होंगे, तो इस मास के मॉलिक्यूल को हवा में उड़ाने के लिए मोलर मास ज्यादा है, मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? ये ज्यादा एनर्जी। सिंपल, भले ही दूसरा टेल्यूरियम वाला मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करे ना करे, भाड़ में गया, लेकिन इसको अकेले को उड़ाने में भी मेरा जोर लग रहा है, क्योंकि भारी है भाई साहब, वजन है ना, चीज में वजन, बात में वजन होना चाहिए, मॉलिक्यूल में वजन, तो बोलर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब सेम फिर सेलेनियम में मेरा कम लगेगा, वो हल्का है, सल्फर में मेरा उससे कम लगेगा, लेकिन ऑक्सीजन में मेरा सबसे ज्यादा लग रहा है। उल्टा हो गया ऑक्सीजन में, ट्रेंड ही पलट गया, जज्बात पलट गए, क्यों? उसने हाइड्रोजन बॉन्ड कर लिया, ठीक है। तो वाटर, अब देखो वाटर के केस में क्या होगा, अगर इसी कढ़ाई में, एक और कढ़ाई नहीं लेते हैं, इसमें वाटर है, ठीक है, दूसरा वाटर है, तो देखो स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, तो क्या सिर्फ दो वाटर के मॉलिक्यूल में आपस में बॉन्ड है? बहुत सारे होंगे ना, यस सर। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या बना देंगे, वो टेल्यूरियम हाइड्राइड से भी, ये जो H2Te है, इससे भी ज्यादा मास हो जाएगा जब 4-5 मॉलिक्यूल मिल गए इकट्ठे वाटर के, तो यस। और 4-5 नहीं, ये तो सैकड़ों में मिलते हैं, सैकड़ों मॉलिक्यूल इकट्ठे, एक उड़ेगा तो दूसरा उसके साथ चेन बनी हुई है वो भी उड़ेगा, तीसरा उससे नीचे उड़ेगा, चौथा उससे नीचे। अब सारों का मास इतना ज्यादा हो गया, भले ही आदमी पतला है, लेकिन अगर 10 आदमी पतले एक साथ इकट्ठे मिले हुए हैं और मैं अकेला उनको खींच रहा हूँ, तो भले ही मैं एक आदमी को तो खींच सकता था, बट भाई 10 मिल गए, अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं उनको हवा में नहीं उड़ा सकता, मुझे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, उसमें मेरे लगेगा जोर, उसमें जोर मेरा ये टेल्यूरियम वाले से भी ज्यादा लग गया, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसको हवा में उड़ाना मुश्किल हो गया, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो गया। इवन होना चाहिए था टेल्यूरियम वाले का, क्योंकि उसका मोलर मास ज्यादा है ना। यस सर। Yes, एक yes, बैलेंस, समझ गए ना, क्लियर, ठीक है। ठीक है सर। फिर हाइड्रोजन वाले का ये बताया था ना आपने H2O में, क्योंकि बॉन्ड जो है वो आ जाता है बीच में, इस वजह से ना। हाइड्रोजन देखो, मैंने बोला ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन सर, फ्लोरीन ना, फ्लोरीन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इन तीनों में से कोई एटम हो और साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो उनपे जो डाइपोल बनेगा और वो दूसरे मॉलिक्यूल के डाइपोल को अट्रैक्ट करेगा, इन दोनों के बीच के बॉन्ड को हम, मतलब अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये वाटर में ऐसा होता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में होता है, अमोनिया में होता है, HF में होता है, इन सब में होता है, ठीक है। और HF में सबसे ज्यादा होता है, क्यों? HF फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव जो डाइपोल बनता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नेगेटिव वाला बनता है, इसलिए वहां ज्यादा होता है। क्लियर है? और फिर उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा H2O से। हाँ, उसका बॉइलिंग पॉइंट और भी ज्यादा हो जाएगा, यस राइट, ठीक है, समझ गए, ठीक है सर, क्लियर। ठीक है। तो इस तरह से होता है, हालांकि याद रखना कि सिर्फ एक ट्रेंड को फॉलो करके हमें सिर्फ एक ट्रेंड समझ आया, लेकिन इस ट्रेंड में एक्सेप्शंस भी आते हैं, है ना, तो वो एक्सेप्शंस करने जरूरी होते हैं। फिलहाल वो हम पी ब्लॉक एलिमेंट में करेंगे, यहाँ पर नहीं है वो, यहाँ तो इन्होंने ऐसे ही दे रखा, पता नहीं क्यों दे रखा, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से दे रखा, ठीक है। हाँ, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर विद 1 0 and 2 लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम, ठीक है। तो भाई स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है हाइड्रोजन, पता नहीं क्या कर रहा है, आंसर इन्हें सही ढंग का नहीं दिया ना, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सही है, यस सर। और हाइयर मॉलिक्यूलर वेट की वजह से ये भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा भाई, ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट, टाउलिन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और टोलुइन, ठीक है। तो टोलुइन क्या होता है भाई, CH3 लगा दो बेंजीन के साथ, और इनका डाइपोल मोमेंट बताना है। सर पैरा डाइपोल वाले मोमेंट, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, कोई मेरे को फॉर्मूला बताएगा डाइपोल मोमेंट का? सर Q/2A। सर चार्ज इनटू चार्ज सेपरेशन। यस, Q/L मतलब Q into 2A। Q into सर हम 2A मान लेते हैं लेंथ को आसान करने के लिए, वैसे तो D होता अरे है। डी लिखो सीधा, Q into D। Q होता है चार्ज, किसी भी स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज बनते हैं डाइपोल्स में, वो तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स जिन पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज सर इक्वल लेकिन टू इसमें जो चार्ज है दो होते हैं ना डाइपोल में, तो हम 2 भी लगाएंगे ना, 2QD। 2QD। 2 क्यों लगाएंगे?
सर वो हम लोग मान लेते हैं ना कि कई बार ओरिजिन सर से वो एक डेरिवेशन आसान हो गया एक डिस्टेंस पे है और एक डिस्टेंस पे है। सर आसान करने के लिए फिजिक्स में मान लेते हैं डिस्टेंस को 2a। हाँ, और सर दो होते हैं ना वो डाइपोल में, तो हम टू उस वजह से भी लगा देते हैं। ठीक है भाई, देखो फिजिक्स वाले बच्चों, मेरे को नहीं पता फिजिक्स है, ठीक है, मुझे केमिस्ट्री का पता, वहाँ Q इंटू डी होता है, बस बात खत्म। आप Yes. लोग क्यों मान रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने समझ से बाहर है। Okay, ठीक sir. है, बहुत साल हो गए यार फिजिक्स पढ़े, पता है कब पढ़ी थी? 2004 के बाद नहीं देखी मैंने, 19 साल हो गए, इतनी तो आपकी उम्र नहीं है। यस सर, सही बात है। सर मैं वही मेरी पूछ रहा तो सर मैं तो बहुत हाँ, आप उससे भी 200 साल छोटा हूँ सर। हाँ, तो आप पैदा भी नहीं होते तब, तब तो मैंने फिजिक्स पढ़ के छोड़ दी थी। तो ऑब्वियस है, मुझे अब ध्यान नहीं है कि ऐसा कुछ होता होगा, बहुत अच्छी बात है, आपको आता है तो, लेकिन केमिस्ट्री में तो इतना ही काफी है। ठीक है, हम सिर्फ केमिस्ट्री की बात करेंगे तो ये इतना काफी है। ये होता है Q इंटू डी, और Q मतलब चार्ज स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव में से कोई भी ले लो, कोई चार्ज का आपको मैग्नीट्यूड लेना है, उसका साइन नहीं लेना, मॉड्यूलस में बंद करके लो और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होता है म्यू। म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। टाउलिन है, टाउलिन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ खींचता है भाई, बेंजीन को दे रहा हो तो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है, यस और नॉट? यस सर। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं एरो से, और पीछे जो पॉजिटिव बनता है पीछे टेल पे हम पॉजिटिव साइन लगा देते हैं, तो यानी इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिस तरफ एरो दिखाया है। ठीक है, अब आगे देखिए, डाइपोल मोमेंट दिखाना था, इसका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ये आ गया। फिर आगे कह रहा है ये डाइपोल मोमेंट टाउलिन फर्स्ट मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा पर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं ना, मेटा, दोनों क्लोरीन मेटा पर है, दोनों के दोनों मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो भाई ये बेंजीन है, यहाँ पर क्लोरीन लगा, और इसी के मेटा पर, मतलब मेटा तो यही बनेगा ना इसका, ऑर्थो के बाद मेटा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है, ये इधर जा रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, ये इधर खींच रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा नेगेटिव वाला। ठीक है, ये क्लोरीन इधर खींच रहा है। ठीक है, यस ओवरऑल रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट इधर निकलेगा, ऐड हो जाएगा सर इतना। यस सर, है ना? Yes, sir. ये कैसे, Yes, अब sir. इसको कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने वेक्टर वेक्टर पता नहीं क्या कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, सर वेक्टर से यस ही कर सर, पढ़ा है। हमने भी सर पढ़ा बीच था। वाली डिस्टेंस हमेशा निकल जाती है, अगर एक को इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, तो बीच वाली डिस्टेंस उसका रिजल्टेंट आ जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बिना वेक्टर के आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि वेक्टर में यहाँ पर कभी नहीं करवाता भाई। ठीक है, मैं वेक्टर में खुद भूल चुका हूँ, आते थे थोड़े बहुत, रिवाइज से आ जाएगा, वैसे कोई खास बात नहीं है, छोटे मोटे फॉर्मूले से आ जाता है, लेकिन इसको सीधा करने का तरीका बताता हूँ। मान लीजिए कि क्लोरीन ट्रैक्टर है, दोनों क्लोरीन ट्रैक्टर हैं, दोनों की पावर सेम है, एक क्लोरीन इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इसमें जा रहा है, ऐसे जैसे मेरे हाथ आपको दिखाई दे रहे हैं ना, और उन दोनों ने पीछे कोई पुर्जा बांध रखा है लोहे का, बड़ा भारी, दोनों ट्रैक्टर ऐसे जा रहे हैं, तो पुर्जा कैसे जाएगा, पुर्जा तो सीधा ऐसे जाएगा ना, ट्रैक्टर ऐसे यस जा रहे सर। हैं, यस सर। पुर्जा ऐसे जाएगा, बस ये इमेजिन कर लीजिए, आपको डायरेक्शन पता लग जाएगी डाइपोल मोमेंट की। क्लियर है? यस सर। यस यस सर। तो भाई अगर ये तो था मेटा, मेटा है, मेटा पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है ना, मेटा वाला। अब अगर पैरा की बात करें, पैरा में आर पार होता है, तो देखो आर तो पार में जीरो हो जाएगा। ये ट्रैक्टर इधर जा रहा है, ये जीरो ट्रैक्टर हो इधर जा रहा है, जाएगा सर तो क्या होगा, रिजल्टेंट जीरो, की पोजीशन पे sir. सर पड़ा रहेगा। कि दोनों तरफ बराबर के ट्रैक्टर लगे हुए हैं, बराबर पावरफुल, तो रिजल्टेंट इसका आएगा जीरो, तो इसका डाइपोल मोमेंट आ गया जीरो। इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा, कितना आएगा पता नहीं, इसका भी आएगा। ठीक है, फिर आगे देखो नेक्स्ट, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो पर अगर दोनों लगे हो तो ऑर्थो वाला तो थोड़ा ज्यादा आएगा ना, यस यस सर, थोड़ा सर ज्यादा। आएगा क्योंकि उनका थीटा भी कम होगा। ये इधर है और ये इधर है, एक क्लोरीन है दूसरा ऑर्थो पर है, तो इसका ऐसे आ रहा है, इसका ऐसे आ रहा है, तो ये थोड़ा सा ट्रैक्टर पास आ गए, तो रिजल्टेंट भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यस, ज्यादा। यस सर क्लियर है? ये Yes, ज्यादा sir. हो जाएगा ऑर्थो का, मेटा के मुकाबले ऑर्थो वाला रिजल्टेंट ज्यादा हो जाएगा, ऑर्थो। ठीक है, नेक्स्ट, और क्या बोला इसने, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, अगर दोनों पैरा पर हो, पैरा वाला तो ये रहा एग्जांपल है ना, जीरो हो तो जाएगा। इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका कम सबसे आएगा, पहले इसका सबसे ज्यादा आएगा, और क्या ये कहाँ स्टैंड करेगा, अब ये देखो जरा, पैरा से Sir, ज्यादा है, देखिए टाउलिन का पैरा से तो ज्यादा, क्योंकि पैरा का तो जीरो है, इसका तो जीरो है ना, पैरा वाले का तो जीरो Yes, sir. आएगा, पैरा वाले का आ रहा है जीरो। ठीक है, टाउलिन का उससे ज्यादा आ रहा है, फिर मेटा का ज्यादा आएगा, और ऑर्थो का सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि ऑर्थो में सबसे ज्यादा है क्लोरीन के पास। क्लियर है बेटा? क्लियर है सर, Yes, sir. समझ में आ गया डाइपोल मोमेंट? आ गया सर। Yes, sir. ठीक है, टॉलिन वाला पता नहीं चला, टॉलिन कैसे हुआ?
टाउलिन देखो, टाउलिन क्या करती है बेटा, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है, तो ये बेंजीन इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो बेंजीन इनके पास ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन, CH3 के पास कम होंगे, बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये डोनेटिंग जितना क्लोरीन एक्सेप्टिंग इन नेचर है। तो फिर ऑब्वियस है इधर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का अमाउंट नहीं है जितना इधर क्लोरीन खींच रहा है बेंजीन से, तो यानी ये अमाउंट ज्यादा है, तो इसलिए टाउलिन का सबसे कम होगा, फिर मेटा का, फिर ऑर्थो वाले का सबसे ज्यादा, क्योंकि दोनों क्लोरीन एक साइड में, दोनों ट्रैक्टर एक साइड में लगे हुए हैं। यहाँ पर आप ये मानो कि बेंजीन एक ट्रैक्टर है, CH3 को खींच रहा है, तो वो हल्के लेवल का ट्रैक्टर है, कोई खास बात नहीं है। और पैरा वाले का तो 0 होगा, इसमें तो दोनों ट्रैक्टर सेम, तो पैरा वाला तो सबसे कम, फिर टाउलिन, फिर मेटा, फिर सर ऑर्थो। जैसे वो टॉलिन है और CH3 बेंजीन पे अटैच है, तो CH3 जिस पोजीशन पे है, उसे ही हम पैरा कहते हैं ना। क्या 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 बेंजीन, सर जैसे वो टॉलिन जो है उसके वो CH3 अटैच है बेंजीन पे, राइट, तो CH3 जिस लोकेशन पे अटैच है उसे ही हम पैरा कहते हैं ना। नहीं 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 नहीं, ये तो पहली पोजीशन है, इस पे तो ना ऑर्थो ना पैरा ना मेटा, इस पे कुछ नहीं, इस पोजीशन को तो इप्सो बोलते हैं, अगर कुछ नहीं जुड़ा हुआ तो ये इप्सो पोजीशन है, IPSO, ठीक है, पहली पोजीशन। जब दूसरी पोजीशन आप लगाओगे, CH3 के अगेंस्ट कोई दूसरी लगा रहे हो, तो CH3 के जस्ट साथ वाले कार्बन पे लगा रहे हो ऑर्थो, उससे नेक्स्ट पे लगा रहे हो मेटा, उससे नेक्स्ट पे लगा रहे हो पैरा, ठीक है, ये पोजीशन है ऑर्थो, ये है मेटा, ये है अच्छा, पैरा ये है विद पैरा। रिस्पेक्ट टू CH3, इसकी खुद की पोजीशन तो इप्सो है, क्लियर है। ठीक है सर, तो इस यस पोजीशन सर। को तो काउंट ही नहीं करते होते, जनरली इप्सो का नाम नहीं लेते होते हैं, ठीक है, बट आपने जैसे पूछा तो ऑर्थो, अब इधर से भी तो ऑर्थो आएगी, इधर से भी तो पैरा आएगी, और मेटा आएगी, और ये पैरा, तो पैरा तो एक ही होती है, लेकिन पैरा। ऑर्थो हो जाते हैं 2, मेटा हो जाते हैं 2, मेटा 2 है, ऑर्थो 2 है, और पैरा 1 है। सर तो फिर हम जो पैरा वाले जो फोर्स देखेंगे तो पैरा और इप्सो में लगेगा। नहीं नहीं, पैरा आप इसको एक दूसरे के अगेंस्ट दोनों पैरा हो गए, इप्सो का नाम नहीं लेते होते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इप्सो विल नॉट बी काउंटेड। इप्सो तभी काउंट होता है जब अकेला लगा हो और कोई ग्रुप आ रहा है और इसी ग्रुप पे यहीं पर अटैक कर रहा है, तो इसके अगेंस्ट ये वाली पोजीशन ऑर्थो मेटा पैरा, तो ऑर्थो मेटा पैरा पे तो अटैक हो नहीं रहा, तो हम क्या बोलेंगे भाई, ना ऑर्थो पर अटैक है, ना मेटा पर, ना पैरा पर, तो कहाँ है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया कि हम इसको इप्सो बोल देते हैं। फर्स्ट पोजीशन जहां वो लगा वहीं पर दूसरा ग्रुप अटैच हो रहा है, तो वो इप्सो अटैक। वरना अगर कोई दूसरा ग्रुप CH3 के अलावा कहीं भी जुड़ रहा है, फिर उसकी पोजीशन का नाम है, लेकिन CH3 पर जुड़ रहा है तो इप्सो का नाम लेंगे, वरना अगर कोई और ग्रुप जुड़ा हो तो इप्सो का नाम नहीं लिया जाता, फिर हम ऑर्थो मेटा पैरा ही विद सर और CH3 वाले पे सर जुड़ने वाला नहीं है, रहता कुछ वो और ही जुड़ा। कभी कभी जुड़ता है बेटा, कभी कभी वो लिख देते हैं कि इप्सो अटैक हो रहा है, तो इप्सो इज द नेम। मैंने शायद ये पहले करवाया यार आपको इप्सो का नाम, सर कराया इप्सो सर। एक बार आया है सर, एक बार, मतलब आया बहुत ना, दिन चलो बाद ठीक हमने है, अब सुना है सर, दूसरी बार आ 3 गया यार, महीने बाद लगभग सर। टेंशन ले रहे हो, अब दूसरी बार आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें देखो, ये हम क्वेश्चन से सीखते हैं, कई बार हम थ्योरी में करवा चुके होते हैं लेकिन आप लोग भूल चुके होते हो, बार बार उसको रट्टा थोड़ा मारा जाएगा, समझ रहे हो ना क्वेश्चन मेरी में भी तो इप्सो, मतलब ऐसा नहीं आता ना कि कई बार इप्सो बार बार नहीं आता, कुछ ही में आ रहा होता है। रेयरली, ये रेयरली यूज होता है, ठीक है, कई बार सीधे बोलते हैं कि CH3 पर बेंजीन टाउलिन है, टाउलिन के CH3 वाले कार्बन पर अटैक हो रहा है, वो ये भी बोल सकता है ना, बोल तो सकता है यार, क्यों बोले इप्सो, ना बोले, अगले की मर्जी, है यही ना। बोलता है सर। देखो हमारे मम्मी पापा हमें अपना नाम लेके थोड़ा बोलेंगे, बेटा बोल सकते हैं, दे हैव चॉइसेस, ठीक है, बेंजीन के पास भी चॉइस है, इप्सो बोलो चाहे उसको CH3 बोल दो, ठीक है, इट हैज चॉइसेस यार, तो अगले के पास चॉइस है, अगले की मर्जी, ठीक है। यस सर। हमें दोनों चीजें आनी चाहिए, वो ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपको आसान करके देगा, ये एक्सपेक्ट नहीं। करो कि वो रास्ता मुश्किल बनाएगा, इसीलिए प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, the number and type of the bond between the two carbon atom in the CaC2 के अंदर, मैंने CaC2 क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर भी आपको बताया था, तो कैल्शियम का। कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन कार्बन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यस और सर। यहाँ पर चौथा बॉन्ड कार्बन का कैल्शियम के साथ है, ऐसे ऐसे होता है, मतलब इस पे नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव, आप नेगेटिव मान लो, इस पे 2 पॉजिटिव मान लो, ऐसे करके चिपका होता है दोनों कार्बन के बीच में, है ना। या फिर हम इसे थोड़ा सा बॉन्ड लेवल में दिखाना चाहें तो बॉन्ड लेवल में कुछ ऐसा दिखा सकते हैं, बट क्योंकि ये कैल्शियम हमेशा 2 पॉजिटिव होता है, तो इसको यहाँ 2 पॉजिटिव लिखना ही बेटर है कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है। यस सर। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बता दो भाई, आयनिक बॉन्ड भी है इसमें तो, है ना, तो कितने कितने होने वाले हैं, तो ये देखो इसमें नीचे सेम स्ट्रक्चर दिखाया हुआ कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, ऑब्वियस है, 2 पाई 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है भाई। तो ये वाले बॉन्ड काउंटेड नहीं है, ये क्या है, ये आयनिक बॉन्ड है, बस आपको Yes, दिखा sir. रखा मैंने,
आयनिक बॉन्ड, इसकी भावनाओं में मत बह जाना, ये आयनिक बॉन्ड है, ये दिखाया है ताकि आपको फील आए कि ये ट्राइंगुलर में ऐसे चिपका होता है। जो समझ लो दो एटम है, ऐसे गोल गोल है, दोनों पर नेगेटिव है, ये दोनों कार्बन है, और कैल्शियम जो है वो इनके साथ, यहाँ मैं दूसरे कलर से इसको चिपका देता हूँ, तो कैल्शियम ऐसे चिपका होता है, तो वो ट्रायंगुलर फॉर्म ही बनाएगा ना। इस भावना को रखते हुए मैंने यहाँ पर इसे ट्रायंगुलर फॉर्म दी है। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। सेल नंबर 2 पॉजिटिव है, तो कहीं आप इसको बॉन्ड समझ लो और इसको कोवेलेंट लगा दो, तो ये आपकी गलती होगी, ठीक नहीं होगा, है ना। तो ये एक्चुअल में आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। और ये 2 पाई होंगे, 1 सिग्मा होगा, बात खत्म। तो ये वाला डायग्राम ज्यादा अच्छा, आई लाइक दिस, ठीक है। बट स्ट्रक्चर के सर हिसाब 2 से पाई 1 सिग्मा वाला कॉन्सेप्ट कैसे पता किया आपने? देखो, कभी भी अगर 2 एटम्स के बीच में कोई भी बॉन्ड है, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है और बाकी के बचे हुए सारे पाई होते हैं। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक तो सिग्मा पक्का है, 2 होंगे पाई, खत्म। यस, क्लियर सर, ये सर क्लियर। क्लियर है भाई? पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा और बाकी के बचे हुए सारे पाई। डबल बन रहा है तो 1 सिग्मा 1 पाई, पाई। ट्रिपल बन रहा है तो 1 सिग्मा और 2 पाई होंगे। ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा आपके सिलेबस में ही नहीं है, हमने 5 बॉन्ड पढ़ रखे हैं, पढ़ा रखे हैं, ठीक है, वो मास्टर कोर्स में आते हैं। तो अभी रहोडियम में होता है, ये भी बता देता हूँ, ठीक है। किसी को ज्यादा क्यूरियोसिटी हो तो ढूंढ लेना, रहोडियम में नहीं सर, नहीं है सर अभी। सर ये जो भी उल्टी सीधी चीजें होती है डी ब्लॉक में ही होती हैं। हाँ सर वही है। और सर देखिए, हमने अभी तक 30 तक पढ़े, पाई के 30 तक अच्छे लगते हैं। पाई के बाद क्या होता है पता है? पाई बॉन्ड के बाद ओमेगा बनता है, ठीक है। ओमेगा बॉन्ड बनता है, ओमेगा बॉन्ड पाई बॉन्ड से भी वीक होता है, ठीक है। ओमेगा बॉन्ड भी 2 बनते हैं, तो इस भावनाओं में मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होते, बस ये मान के चलो, ठीक है। एमएससी में पढ़ाया जाएगा 3 से ज्यादा, 2009 में ढूंढ लिया था 5 बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, रीसेंट Yes, स्टडी, ठीक है। पहले अरे तो उनको जितने 3 बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ये तो हमने कभी देखे नहीं है। साइंटिस्ट तो एजम्पशन नहीं मान के चल रहे हैं। नहीं 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 बेटा, इनके ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट करके और इतने तरीके से इनको प्रूव कर दिया गया कि ये 2 एटम आपस में जुड़े हुए हैं और इनकी वैलेंसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होगा। तो ये 90% तक एकदम सही चीज है। 10% में गुंजाइश मान सकता हूं कि 10% आप कह सकते हैं कि शायद यार कुछ और ही हो, क्योंकि हमने शायद कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया ना हो जो इनको प्रूव गलत करता हो, तो शायद कुछ और ही हो सकता है, मैं मान सकता हूँ 10%। लेकिन 90% एकदम सही प्रेडिक्शन है ये। हाँ, हमने देखा नहीं है, दैट इज राइट थिंग, बट हमने इसको फील किया है। हवा जैसे दिखाई नहीं देती है ना, फील होती है। जब आप बाइक पे जाते हो अपने हाथ ऐसे खुले कर देना, है ना, शाहरुख खान बन जाना, और फिर आप देखोगे कि हवा लग रही है हाथ को, सच में है, कुछ है, ठीक है। नहीं सर, कानों पे भी टेढ़ा लगती हो गया रहती है सर। सर बिना हाथ टेढ़ा चलाए भी लग जाती है बाइक पे तो। वो वही चीज है ना। तो मतलब हवा है, वो फील नहीं होती। अगर हम आराम से रूम में बैठे, हमें लगता है यहाँ क्या, कुछ भी तो नहीं है। हवा, ऑक्सीजन के पता नहीं कितने एटम्स होते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। ऑक्सीजन के एटम 10^21 शायद था, मुझे डाटा याद नहीं है अच्छे से, ठीक है। इतने एटम्स, मोलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के, 10^21 के आसपास। 1 सेंटीमीटर, इतना सा 1 सेंटीमीटर का क्यूब लोगे, समझ रहे हो बात, है ना, खतरनाक। यस सर। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखिए, द मॉलिक्यूल व्हिच हैज जीरो डाइपोल मोमेंट इज, जीरो किसका सर ये होगा? बहुत ज्यादा होते हैं सर, ये BF3 BF3 है सर वैसे तो। BF3 है, ट्राइएंगुलर होता है इसका स्ट्रक्चर। देखिए BF3 के अंदर ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसके अंदर एक p ऑर्बिटल खाली होता है आर पार। तो ट्रायंगुलर प्लेनर है, 3 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, एक ट्रैक्टर इधर है, एक ट्रैक्टर इधर है। जैसे फैन के 3 पंख होते हैं ना, तीनों पंखों पर 3 ट्रैक्टर लगा दो, तो सेंटर में जो बोरॉन बैठा है, क्या वो इधर उधर लेफ्ट राइट जाएगा? नो सर। तीनों सेम ट्रैक्टर है, नहीं सेम सर, पावर है, नहीं सर। वहीं पर रह जाएगा। मतलब इसका रिजल्टेंट 0 आएगा, जीरो। वो बीच वाली जगह कहीं हिल नहीं रही, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर पर BF3 आएगा। NF3 का भी डाइपोल मोमेंट होता है, CH2Cl2 का भी होगा, है ना। ये टेट्राहाइड्रल है लेकिन इसका भी डाइपोल मोमेंट निकलेगा, ClO2 का भी निकलेगा, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। सर इसमें एक सर कॉमन क्वेश्चन पूछना है, जैसे BF हो गया और ये NF3 हो गया, तो इसके स्ट्रक्चर तो अभी याद है, देख रहे हैं हम, ये हम एग्जाम में कैसे स्ट्रक्चर रिमेम्बर कर पाएंगे? बेटा ये तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको ना केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मैंने स्ट्रक्चर्स की ना आपको फाइल मिल जाएगी 11th क्लास के बिटली लिंक में, सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रखे हैं वहां पर मैंने, ठीक है। लीनियर स्ट्रक्चर, ट्राइंगुलर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, फिर उसके बाद ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर पेंटागोनल बाइपिरामिडल, फिर इसमें लोन पेयर आ जाएंगे तो स्ट्रक्चर का क्या नाम हो जाएगा, बेंट शेप, है ना, सीसा शेप, वी शेप, इस तरह से
10-15 टोटल स्ट्रक्चर हैं, सिर्फ वो याद रख लो और उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के मैंने वो बनाना सिखा रखा है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो वो 2 वीडियो देख लोगे, 2 वीडियो में सारे स्ट्रक्चर आ जाएंगे, जिंदगी भर स्ट्रक्चर का मसला खत्म हो जाएगा सिर्फ 2 घंटे में। सर ठीक है। भेज देना प्लीज ग्रुप पे। ग्रुप पे बिटली लिंक आपके पास नहीं है क्या? सर 8 ठीक है, बजे मैं आज क्लास लेनी है सर अगली। ठीक है भाई, ठीक है, मैं आज की क्लास यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ। फिर आइए 2 क्वेश्चन और देख लेना आप लोग। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन क्या कहता है? द सर सारी एक्स कर 9 देंगे करा ना? दो। चलो ठीक 9 है, करवा दो। आप देख लेना, सर, मैं अभी क्लास की रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है।